हेलो स्टूडेंट, मेरे प्रिय विद्यार्थी गण। अब भी जो हम लोग चैप्टर को कंटिन्यू रखे हैं वो हम लोगों का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम लोगों ने कंप्लीट डेप्थ से पढ़ा था। थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है। थर्मोडायनेमिक्स में अब हम लोग जो पढ़ेंगे आज वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानेंगे, हीट इंजन के बारे में जानेंगे और रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं बेटा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझने में हमको ये समझना पड़ेगा बेटा, जो प्रिंसिपल थर्मोडायनेमिक्स लॉ हैं वो कितने हैं? 4 हैं। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट लॉ पढ़ा हुआ था, उसमें पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ था, जिसमें हीट एनर्जी था। क्यों? सप्लाई करने पे वो क्या होता है, चेंज, इंटरनल एनर्जी में चेंज करता है और वर्क डन करता है। ये हम लोगों ने फर्स्ट लॉ में पढ़ा हुआ था। ओके। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा था? वो कह रहा था बेटा, जो नेचुरल फ्लो होता है हीट का वो कहाँ से होता है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। हीट का फ्लो कहाँ होता है बेटा? दिस अगर इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2, देन हीट का जो नेचुरल फ्लो होता है, जैसे वाटर का हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आपसे कोई पूछे वाटर का नेचुरल फ्लो क्या है, तो वाटर का नेचुरल फ्लो फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ उसका वाटर का नेचुरल फ्लो होता है। सिमिलरली बेटा, जो फ्लो ऑफ हीट होता है नेचुरल, वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। हु हैज स्टेटेड दिस वन? दैट कॉन्सेप्ट वी गॉट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने मुझे क्या बताया था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बताया था कि इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? हु हैज़ इंट्रोड्यूस, फ्रॉम वेयर वी गॉट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरनल एनर्जी? दिस इंटरनल एनर्जी कॉन्सेप्ट वी गॉट फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ क्लियर हो गया। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है बेटा? वो कहता है एंट्रोपी के बारे में बात करता है। एंट्रोपी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर पढ़ा था या रेंडमनेस पढ़ा हुआ था सिस्टम का। तो एंट्रोपी जो होता है बेटा, वो थर्ड लॉ ने क्या बताया? एंट्रोपी की वैल्यू कांस्टेंट की तरफ हो जाती है अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो की ओर जाए। इट मीन्स, फिर से हम रिपीट कर देते हैं, द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम टेंड मूव टुवर्ड्स द कांस्टेंट वैल्यू once temperature decreases to absolute zero. Absolute zero, wherever there is a absolute words, it means it is in a Kelvin scale. Okay, तो T इक्वल टू 0 डिग्री कैल्विन पे एंट्रोपी क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है। ये थर्ड लॉ ने बताया था। अब आइए बेटा, जब हमने थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉ हम लोगों ने पढ़ लिए, चौथा 4 लॉज हम लोगों को बताया गया। फोर्थ लॉ को ही बेटा हम लोग जीरोथ लॉ बोलते हैं। जीरोथ लॉ सबसे लास्ट में ये लॉ आया था, जीरोथ लॉ। ऑलमोस्ट करीब 1930s के आसपास का ये लॉ आया हुआ था। ओके बेटा, तो जीरोथ लॉ आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इन्होंने कुछ बहुत अधिक नहीं बताया। फर्स्ट लॉ से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोगों ने जाना और इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट डालना। सेकेंड लॉ क्या बताया? सेकेंड लॉ सिंपल बताया, द डायरेक्शंस ऑफ द हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। थर्ड ने क्या बताया कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम यानी रेंडमनेस या डिसऑर्डर्स ऑफ द सिस्टम मॉलिक्यूल्स या और द डिसऑर्डर्स ऑफ द सिस्टम, ये क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। तो ये 3 लॉ। फोर्थ लॉ इन्होंने कुछ नहीं बताया, इन्होंने यही बताया अगर कोई ए और बी, इफ दिस इज ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी, इसका भी टेम्परेचर टी। इफ ए सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है एंड बी is also in thermal equilibrium of C, then A and B also will be in thermal equilibrium.
ओके, यानी वंस वी कैन से इट ए बी सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम टू ईच अदर। जीरोथ लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बेटा यहाँ पे सवाल आता है, व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? इट इज इंपॉर्टेंट वन। टू बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में कब रहेगी, ये इसके कंडीशंस को आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि ये थर्मल इक्विलिब्रियम, हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ, बहुत सारे इक्विलिब्रियम पढ़े हुए, मैकेनिक्स में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम ही पढ़ा हुआ, इक्विलिब्रियम पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया। ये थर्मल इक्विलिब्रियम भी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि हीट ट्रांसफर अभी जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो इस थर्मल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यूज़ करते हुए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम समझ लेते हैं बेटा। ये कहते हैं अगर ये टू बॉडी है ए एंड दिस इज इन कॉन्टैक्ट विथ बी, दिस वन, अगर उनके टेम्परेचर सेम है, if A is at T temperature and B is also at the same temperature, then there will be no heat flow. It means we can say Q equal to 0. It means to remain in thermal equilibrium of two body, condition is that heat flow must be 0 between them. Again repeat कर दो. If once we can say that two bodies are in equilibrium, here we will use the words thermal equilibrium. दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में तभी होगी जब उनके टेम्परेचर सेम होंगे। टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम once their temperature are same, then if two bodies are in contact there must not be any heat flow, Q equal to 0. क्लियर हो गया? यही बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। तो आई होप जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लियर हो गया। फिर से हम रिपीट करते हैं, अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज रिमेन सेम। अगेन जब भी थर्मल इक्विलिब्रियम आए बेटा बस सिर्फ एक ही चीज़ आप ध्यान में रखें, थर्मल का मतलब होता है क्या? टेम्परेचर, हीट। थर्मल इज रिलेटेड विद द हीट। तो इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स देयर टेम्परेचर्स आर सेम। तो ए और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ए का टेम्परेचर और सी का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। यहाँ पे इंसुलेटर है, ए एंड बी आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, ए एंड बी कॉन्टैक्ट में नहीं है, ये यहाँ पे कोई इंसुलेटर लगा हुआ, दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। ए सी से कॉन्टैक्ट में है और बी सी से कॉन्टैक्ट में, ए और बी कॉन्टैक्ट में नहीं है। उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं अगर ए सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए एंड सी आर इन कॉन्टैक्ट, बी एंड सी आर इन कॉन्टैक्ट, बट ए एंड बी आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। ओके, तो अगर ए सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और थर्मल इक्विलिब्रियम का कंडीशंस क्या है? टेम्परेचर रिमेन सेम। तो ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब द टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ C. If once we are saying B and C are also in thermal equilibrium, इसका मतलब B का टेम्परेचर और C का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। अगर A का टेम्परेचर T है, C का टेम्परेचर भी T है, और एंड वी आर सेइंग B एंड C इज आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब B का भी टेम्परेचर क्या होगा बेटा? T होगा। नाउ आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मल इक्विलिब्रियम को आप डिफाइन कर लीजिए। थर्मल इक्विलिब्रियम इज द कंडीशन अंडर विच टू सब्सटेंस इन फिजिकल कांटेक्ट। जब भी थर्मल इक्विलिब्रियम की बात आए बेटा फिजिकल कांटेक्ट होना मस्ट है, तभी हम हीट ट्रांसफ़र की स्टडी कर सकते हैं। और हीट ट्रांसफ़र की स्टडी क्या करना? जब भी फिजिकल कांटेक्ट में दो बॉडी हैं या ऑब्जेक्ट है या सब्सटेंस है, इनके टेम्परेचर अगर सेम है तो हीट फ्लो जीरो होगा। एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन बोथ आर जीरो, यानी नो हीट विल फ्लो। तो थर्मल इक्विलिब्रियम इज द कंडीशन अंडर विच टू सब्सटेंसेज मे बी ऑब्जेक्ट मे बी बॉडी इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये फिजिकल कॉन्टैक्ट का वर्ड बेटा इंपॉर्टेंट है अगर थर्मल इक्विलिब्रियम की हम लोग बात करते हैं तो। विथ ईच अदर एक्सचेंज नो हीट एनर्जी, यही हम लोगों ने पढ़ा। टू सब्सटेंसेज इन थर्मल इक्विलिब्रियम आर सेड टू बी एट द सेम टेम्परेचर। क्लियर?
फिर हम लोग डिफाइन करते हैं जीरोथ लॉ को, क्योंकि हमें थर्मल इक्विलिब्रियम पता चल गया, और जब जीरोथ लॉ पढ़ना तो बिना थर्मल इक्विलिब्रियम के जीरोथ लॉ क्लियर ही नहीं होगा। लिख सकते हैं द जीरोथ लॉ स्टेट्स दैट इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए थर्ड सिस्टम देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। यही मैं बात कर रहा था हम लोग कि ए और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में, इट मीन्स द टेम्परेचर ऑफ ए इज द सेम। If the temperature of A is T, then the temperature of C will be also T. If B and C are in thermal equilibrium, then the temperature of C is equal to the temperature of B. Obviously, then A and B are in also called thermal equilibrium, though they are not in contact. Now the concept is clear. तो थर्मल इक्विलिब्रियम इज इम्पॉर्टेंट बेटा, ये आगे भी हीट ट्रांसफर के चैप्टर्स में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर दोनों के सेम है तो इनके बीच कोई हीट का फ्लो नहीं होगा। ओके, Q इक्वल टू 0। इसको आप ज़रूर बेटा नोट कर लीजिएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम का पॉइंट। आगे हम लोग चलते हैं बेटा, फिर आइए हम लोग बेटा हीट इंजन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो हीट इंजन पढ़ने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वास्तव में हीट इंजन कैसे वर्क करता है, और हीट इंजन पढ़ने से पहले हमें समझना क्या है। दो वर्ड्स हम लोगों को समझना है बेटा। एक तो हमें ये क्लियर करना है, हम बात करते हैं हीट इंजन की। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहेंगे आगे भी, लेकिन आपको समझना है कि हीट इंजन, अब आ जाता है कि हीट इंजन और कार्नोट इंजन में क्या डिफरेंसेस है, ये भी जानना हमें ज़रूरी है। हीट इंजन और कार्नोट इंजन में बेटा बेसिकली कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। हीट इंजन बस अप्रॉक्सीमेट कार्नोट इंजन को फॉलो करता है, क्योंकि कार्नोट इंजन क्या है, एक इमेजिनरी इंजन है। प्रैक्टिकली इट इज़ दिस इंजन इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन उसी कार्नोट जो इमेजिनरी इंजन है, आइडियल इंजन जिसको हम कह सकते हैं, रियल नहीं है, आइडियल इंजन जिसको हम कह सकते हैं। हीट इंजन क्या है, ये रियल इंजन है, और कार्नोट इंजन क्या है बेटा, इमेजिनरी इंजन है। ओके, लेकिन जो रियल इंजन हीट इंजन है वो कार्नोट इंजन्स के अप्रॉक्सीमेट प्रोसेस को फॉलो करता है। इफ़िशियंसी क्या होता है उसमें, कार्नोट इंजन में जो हमने इफ़िशियंसी की बात की वो इफ़िशियंसी बहुत अधिक है, जबकि रियल इंजन की इफ़िशियंसी कम है। ओके, तो कार्नोट इंजन क्या है, इट इज़ ए आइडियल इंजन, और वी कैन से इमेजिनरी इंजन, इट इज़ ए अनप्रैक्टिकल इंजन। हीट इंजन क्या है, ये रियल इंजन है। लेकिन हीट इंजन समझ, क्योंकि कार्नोट इंजन में भी हम लोग क्या पढ़े हैं या क्या पढ़ेंगे आगे, एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। हीट इंजन भी किस पे काम करता है, साइक्लिक प्रोसेस पे काम करता है। तो एनी डिवाइस विच वर्क अंडर द साइक्लिक प्रोसेस इज नोन एज हीट इंजन। ओके, क्लियर हो गया हीट इंजन। अब हीट इंजन पढ़ने से पहले बेटा हम लोगों को थोड़ी सी कुछ बेसिक समझनी पड़ेगी। सपोज ये कोई ए है, ये ए से बी पे आया, ये क्या आया, ए से बी पे, और ये फिर बी से फिर कहाँ पे गया, सी पे गया। ये ए टू ए डी बी बी ई ए, फिर से ए पे वापस आ गया। यानी यहाँ से इनिशियल पॉइंट्स जहाँ से बिगिन हुआ, इफ द प्रोसेस रिटर्न टू द इनिशियल पॉइंट, दिस complete is known as one cycle, and this process is known as the cyclic process or reversible process. Reversible means one this direction and again back into the initial phase. तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, Q कन्वर्टेड इनटू W, W कन्वर्टेड इनटू Q। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस। तो उसमें हमें क्या समझना है, जो थर्मोडाइनमिक स्टेट है बेटा वो 4 स्टेट हम लोगों ने पढ़ा था, P, V, T एंड इंटरनल एनर्जी। दीज आर द 4 थर्मोडाइनमिक स्टेट। अगर हम ए की बात करते हैं बेटा, तो ए पे क्या होगा थर्मोडाइनमिक स्टेट, सपोज ये यू ए है, ये यहाँ पे पी ए हो गया,
यहाँ पे ये VA हो गया, यहाँ पे ये TA हो गया। ये क्या है? A का थर्मोडाइनमिक स्टेट है। अब ये जो है चल के B पे आया। अब ये B पे जब आया तो B का थर्मोडाइनमिक स्टेट क्या हो गया? इंटरनल एनर्जी UV हो गया। ये PB मान लीजिए, ये VB मान लीजिए, और ये क्या हो गया? TB हो गया। यानी थर्मोडाइनमिक स्टेट A टू B आने में हर पॉइंट पे बेटा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यहाँ पे अगर थर्मोडाइनमिक स्टेट हम देखेंगे, सपोज इट इज ए D पॉइंट, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका इंटरनल एनर्जी UD हो जाएगा। ओके बेटा, UD, PD, VD, it means what exactly I mean to say, at every point in the process the thermodynamic state change। अगर थर्मोडाइनमिक स्टेट चेंज होता है तो ये चीज़ें आती हैं। अगर हम कहते हैं A टू B आने में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी, लेकिन वो प्रोसेस साइक्लिक नहीं होगा। साइक्लिक प्रोसेस का कंडीशंस क्या है? जहाँ से प्रोसेस बिगन होता है वहीं पे प्रोसेस का एंड भी होना चाहिए। यानी A से बिगन हुआ B, तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा बेटा, UB माइनस UA। ये A टू B आने में वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ डिपेंड करता है स्टेट पे डिपेंड करता है। यानी A पे जो इंटरनल एनर्जी है उसकी हमेशा A पे UA ही रहेगी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन टू द पाथ, इट डिपेंड ओनली ऑन टू द स्टेट। B पे जो इंटरनल एनर्जी UB है वो UB ही रहेगी। D पे जो इंटरनल एनर्जी है वो D ही रहेगी, UD रहेगी। ठीक, क्लियर? तो ये क्या है? साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। लेकिन अगर वही प्रोसेस फिर B टू A पे जाए, यानी ये जो पॉइंट है जो ये रन कर रहा है, अगर वो कोइंसाइड कर जाता है कहाँ पे? A पे, तो इसकी जो इनिशियल एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी बेटा क्या है? U इनिशियली ये है, U फाइनली क्या है? सेम है। ये दोनों एनर्जी क्या है? सेम है। इट मीन्स अगर A प्रोसेस से शुरू हुआ है थ्रू D, B, E और फिर वो A पे रिटर्न होता है, इट मीन्स ये जो UA है इनिशियली और ये जो U फाइनल है वो दोनों A पे कोइंसाइड कर जाते हैं। इसका मतलब इनमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी वन साइकिल में कितना हो जाएगा बेटा? DU इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि UA इनिशियली या UA फाइनल माइनस UA इनिशियल, दोनों की वैल्यू क्या है? U माइनस U इक्वल टू 0। यानी एक साइकिल प्रोसेस में, कंप्लीट वन साइकिल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी बेटा क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। फिर ये क्या होगा? DU प्लस W। इट मीन्स to complete one cycle the change in internal energy DU equal to 0. It means the heat supply Q is going to be used completely for doing the work Q equal to W. यहाँ तक क्लियर हो गया? वेरी गुड बेटा। अगर हम ये कोई हीट है यहाँ से और इसे बेटा हम हीट सप्लाई करते हैं यहाँ Q1, सपोज इफ Q1 हीट सप्लाई कहाँ? सिस्टम को, वर्किंग सब्सटेंस को। यहाँ पे कोई वर्किंग सब्सटेंस है और ये हमने इसको हीट कितना सप्लाई किया बेटा? Q1 Q1 सप्लाई किया गया और ये वर्किंग सब्सटेंस जो भी है, इट में बी द आइडियल गैस या वेपर्स हो सकता है या स्टीम हो सकता है, ये वर्किंग सब्सटेंस है हमारे। ओके, तो ये वर्किंग सब्सटेंस बेटा क्या हुआ? जब ये Q1 हीट इसको मिला तो इसने क्या किया? वर्क किया। इस सिस्टम ने क्या किया? वर्क किया। ओके, और उसके बाद जो क्या होता, चूंकि वो हीट पूरा 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो उसने Q2 हीट जो है लो टेम्परेचर का, कोई ये लो टेम्परेचर है जिसे हम सिंक बोलते हैं, ये Q2 वहाँ चला गया। इसका मतलब जो Q1 हीट सप्लाई हुआ है उसका यूज़ कहाँ हुआ? वर्क डन में हुआ, प्लस ये Q2 हीट जो सिंक में जा रहा है उसमें हुआ। इसमें W इक्वल Q1 हीट सप्लाई इक्वल टू वर्क डन प्लस हीट जो सिंक में गया। अगर ये वाला सोर्स जो Q1 हीट पे उसका टेम्परेचर TH है और ये जो सिंक है वो कोल्ड बॉडी है बेटा, ये क्या है? कोल्ड बॉडी है, उसका टेम्परेचर TC है, तो वो क्या हुआ?
क्योंकि ये पूरा प्रोसेस जो यहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस है, इस चैम्बर में जो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस बेटा यहीं पे हो रहा है। ठीक है, ये इंजन के पार्ट हैं, एक सोर्स ऑफ हीट है और ये क्या है, सिंक है जो लो टेम्परेचर पे है। सोर्स ऑफ हीट क्या, हाई टेम्परेचर पे है, ये क्या है, लो टेम्परेचर पे है। तो हाई टेम्परेचर से हमने क्या किया, हीट को सप्लाई किया। कहाँ किया, इस चैम्बर में जहाँ पे वर्क हो रहा है, और जहाँ पे वो वर्क हो रहा है उसने वर्क किया, बाकी जो हीट बचा वो उसने सिंक में पुश कर दिया। तो टोटल हीट सप्लाई कितना हुआ था सिस्टम को, Q1 ही हुआ था। तो Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क डन प्लस हीट जो है हीट जो सिंक में गया। तो टोटल Q1 का यूटिलाइजेशन से यहाँ पे समझ में आ गया। वेरी गुड। आइए अब बेटा अगर हम लोग ये कहें कि आफ्टर सप्लाई द Q1 हीट वर्क डन कितना वी गॉट W। सिंस after the supply the Q1 heat we got the work W. Now we are going to find out the efficiency of the engine. So efficiency of the engines के लिए हमें ये देखना कि यूनिट टेम्परेचर पे कितना वर्क मिलता है। किसी की भी इफिशियंसी निकालने के लिए हम यूनिट पे जाते हैं ना, कि यूनिट पे जो वर्क मिलता है दैट इज द इफिशियंसी ऑफ द इंजन या द इफिशियंसी ऑफ द अदर्स थिंग। इफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए हमें यूनिट पे जाना पड़ता है। तो आप सिंस on Q1 heat supply we got the work done W, henceforth on one heat supply the work done will be W upon Q1, W upon Q1। क्लियर हो गया बेटा। इफिशियंसी किसी का भी मेजर करने के लिए हम यूनिट में मेजर करते हैं। Q1 हीट सप्लाई करने पे W वर्क होता है, यूनिट हीट यानी वन हीट सप्लाई करने पे वर्क डन कितना होगा, W अपॉन Q1। ओके बेटा, और यही दिस इज नोन एज द इफिशियंसी। ईटा से हम लोग इसको ये करते हैं। तो इफिशियंसी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, द इफिशियंसी ऑफ ए इंजन, द इफिशियंसी ऑफ ए हीट इंजन इज द रेशियो ऑफ नेट वर्क डन। ओके, इज द रेशियो ऑफ द नेट वर्क डन टू द हीट सप्लाई टू द सिस्टम। नाउ द इफिशियंसी ऑफ द इंजन कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेटा हीट इंजन भी यहीं पे हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अगेन हम लोग रिपीट कर, ये जो इफिशियंसी ऑफ द इंजन होता है बेटा, जो हम लोग ईटा से प्रेजेंट करते हैं, इनफैक्ट वो कैसा इफिशियंसी है, किसके द्वारा ये इफिशियंसी आ रहा है। तो ये इफिशियंसी बेटा क्या आ रहा है, हीट सप्लाई करके हम लोग वर्क को एनालिसिस कर रहे हैं। तो इस इफिशियंसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, थर्मल इफिशियंसी। ओके, तो थर्मल इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आफ्टर सिंस द Q1 फ्रॉम सप्लाई द Q1 हीट वी गॉट द वर्क W, in unit heat supply we got the work W upon Q1, then we can say the efficiency or thermal efficiency of the heat engine is the ratio of the net work done upon the ratio of the net work done to the heat total heat supply to the system। सिंक में जो हीट जाता है उससे नहीं। ओके, क्लियर हो गया। अगर हम लोगों ने देखा होगा बेटा, Q1 हीट सप्लाई पे हमें क्या मिलता है, W वर्क मिलता है प्लस Q2 हीट जो है वो सिंक में चला जाता है। तो देन W की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, Q1 हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, Q2 होगा। ओके, अगर हम इस थर्मल इफिशियंसी को कैलकुलेट करें और W की वैल्यू क्या हो गया, Q1 माइनस Q2 अपन Q1। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था बेटा ये थर्मल इफिशियंसी में। इट मीन्स द इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन इज इक्वल टू Q1 कैंसिल हो गया, Q2 अपन Q1। दिस इज द थर्मल इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन। आई होप बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ था, हमें साइक्लिक प्रोसेस को समझना था। दूसरा एक कन्फ्यूजन जो हमेशा बना रहता था, प्रोसेस हो कहाँ रहा है। हम कंफ्यूज रहते थे, प्रोसेस यहाँ हो रहा है कि यहाँ हो रहा है कि यहाँ, कहीं नहीं बेटा, प्रोसेस सब यहीं हो रहा है। ये सिर्फ क्या है, सोर्स है जो हीट सप्लाई कर रहा है। काम तो यहाँ पे हो रहा है, इस चैम्बर के अंदर काम हो रहा है। ओके, तो इस चैम्बर में काम हो रहा है, हीट गया, यहाँ से हीट आया, इस चैम्बर ने वर्क किया, चैम्बर में एक्सपांशंस होगा, चैम्बर में कंप्रेशंस होगा, वो वर्क किया, जो हीट बचा वो सिंक में चला गया।
जो हीट इसको वर्क करने के लिए लेना था उसने ले लिया, बाकी हीट कहाँ चला गया? सिंक। सिंक मतलब कोल्ड बॉडी, सोर्स मीन्स हॉट बॉडी। ओके बेटा, तो हमको लगता है द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन यहाँ से क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आप लिख लें चाहें तो, साफ साफ साइक्लिक प्रोसेस का बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक बार फिर से क्लियर कर लें, यू कैन नोट इट डाउन। जो हम लोगों ने अभी ब्रीफ किया बेटा ना, उसी को बस हम लोग राइटिंग में ले रहे हैं, इस चीज़ को कर लेते हैं। साइक्लिक प्रोसेस, इन ए साइक्लिक प्रोसेस द सिस्टम रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट। नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। साइक्लिक प्रोसेस, सिस्टम रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, दैट मीन्स द चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिकम जीरो। यही साइक्लिक प्रोसेस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, उसी पे न्यूमेरिकल्स आता है। कहीं पे भी क्वेश्चंस में आ जाए साइक्लिक प्रोसेस मीन्स वन कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा, टोटल हीट सप्लाई गोइंग टू बी यूज एज ए वर्क डन। इंटरनल एनर्जी इन ए स्टेट वेरिएबल, thermodynamic state are what? Thermodynamic state are four. One is the pressure, volume, temperature and internal energy. Once somebody will ask what is the thermodynamic state, the thermodynamic state are four. There are four parameters of the thermodynamic state. One is the pressure, volume, temperature and internal energy. If out of four any changes, then state changes, the final state coincide with the initial state. Therefore, change in internal energy for one cycle process is zero. Clear? If out of four, again I am repeating, if out of four any changes, then state changes, the final state coincide with initial state. Therefore, change in internal energy for one cycle process is जीरो। अर्लियर अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा ही हुआ था, जीरो क्यों होता है? क्लियर? चूंकि ए से शुरू हुआ है, ए से बी पे आया, फिर बी से ए पे चला गया, इसका मतलब इसका इनिशियल स्टेट जो है, फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाते हैं। इट मीन्स जो ए पे इनिशियल इंटरनल एनर्जी होगा वही इंटरनल एनर्जी फाइनल स्टेट का भी होगा, चूंकि दोनों पॉइंट्स कहाँ पे कर रहे हैं? कोइंसाइड इनिशियल पॉइंट पे ही कर रहे हैं। दैट्स वाई द चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? जीरो हो जाता है। यानी वी कैन से ए इज द इनिशियल स्टेट एंड आल्सो द फाइनल स्टेट। तो क्लियर हो गया साइक्लिक प्रोसेस में जीरो क्यों होता है इंटरनल एनर्जी, हमें रिपीट करने की ज़रूरत है नहीं। आइए बेटा, हम लोग थोड़ा सा हीट इंजन तो हम लोगों ने समझ लिया, थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम लोग। हीट इंजन में होता क्या है बेटा? देखिए, एक टेम्परेचर्स होता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी, यही हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सोर्स होता है। सोर्स क्या करता है? हीट की सप्लाई करता है। सोर्स क्या करता है? हीट की सप्लाई करता है। और सिंक क्या करता है? ये जो हीट वेस्टेज, जो हीट नहीं यूज होता है, वो सिंक में चला जाता है। स्टीम इंजन में होता क्या है बेटा, इसको हम लोग समझें। ये क्या है? वर्किंग सब्सटेंस है। स्टीम इंजन में ये वर्किंग चैम्बर है, यहीं पे एक्सपांशन और कंप्रेशन दोनों होता है, जिसकी वजह से व्हील मूवमेंट करता है। कंप्रेशंस हुआ, एक्सपांशंस हुआ, पुश किया प्रेशर्स उसने, जो व्हील हमारा रोटेट करता है बेटा, बिकॉज ऑफ दिस। यहाँ से तो सिर्फ हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ से हीट सप्लाई हुआ, जो वाटर होगा वो किस में बदला? वह वेपर में बदला। ये जो स्टीम है बेटा, वो वर्क करता है। स्टीम इंजन में होता क्या है? वाटर होता है, फ्यूल। हम लोग इसमें जो इग्निशन देते हैं क्या होता है? कोल होता है। इसको बर्न करते हैं, वो हीट प्रोवाइड करता है किसको? वाटर को। आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग द हीट सप्लाई बढ़ाने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। वो टेम्परेचर बढ़ के फिर 250 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है। और उस जो चैम्बर में है, वो वर्क कौन कर रहा है बेटा? स्टीम इंजन का जो वर्किंग सब्सटेंस है वो है क्या? वो वेपर है या स्टीम है? वही चैम्बर में कंप्रेशंस भी होता है और एक्सपांशंस होता है। एक बार एक्सपांड करता है तो वो प्रेशर देता है, फोर्स देता है, व्हील्स चलते हैं। फिर कंप्रेशंस होता है, फिर वो प्रेशर हमेशा चलता रहता है पिस्टन के माध्यम से। देयर मस्ट बी ए पिस्टन। अगर यहाँ पे कोई चैम्बर है बेटा, सपोज ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, यहाँ पे क्या हुआ? ये पिस्टन है कोई। अगर हमने यहाँ पे
हीट बढ़ा है बेटा तो ये क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट। हीट सप्लाई इंक्रीज किया तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर हीट सप्लाई टाइमिंग रोक दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इट मीन्स ये एक्सपांशंस भी होगा और कंप्रेशंस भी होगा। लेकिन ये जो पिस्टन है यहाँ पे, ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे चलेगा पिस्टन को, तो ये क्या करेगा, व्हील्स मूव करेगा, तो हमें जो डिजायर्ड वर्क चाहिए वो पहिए के द्वारा जाके मिल जाता है। ओके, ये पिस्टन्स क्या करता है, क्रैंक फिर व्हील्स को रोटेट करता है, तो हमें डिजायर्ड। तो इसलिए स्टीम इंजन का कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो बाकी आप हीट इंजन के बारे में समझ जाएंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट करूं बेटा, हीट सप्लाई क्या होता है, सोर्स होता है, ये मेन है। इंजन हम सबको मान लेते हैं, सोर्स को भी मान लेते हैं, वर्किंग चैम्बर है उसको भी मान लेते हैं, सिंक को भी मान लेते हैं, लेकिन जो मेन होता है बेटा ये होता है जो वर्किंग सब्सटेंस इसके अंदर होता है। तो स्टीम इंजन का जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो क्या होता है बेटा, स्टीम होता है और वेपर ऑफ वाटर होता है। क्लियर हो गया यहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो हीट इंजन आई थिंक बेटा द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब आप लोग इसको बस सिर्फ नोट इट डाउन कर लीजिए, व्हाट इज हीट इंजन, सो दैट कि हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये बेटा ग्राफ है, यही जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, ये हीट इंजन है। हीट इंजन क्या है, इफ समबडी विल आस्क व्हाट इज ए हीट इंजन, इट इज एनी साइक्लिक डिवाइस बाय विच हीट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। वही मैकेनिकल वर्क जो व्हील चलता है तो हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। अगर हमें कहीं पे जाना होता है, गोरखपुर से अगर मुझे जाना है कलकत्ता, तो वो व्हील्स क्या होता है, व्हील्स ही वर्क कर रहा है ना। और व्हील्स वर्क क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस की वजह से व्हील वर्क कर रहा है। तो ये क्या यूजफुल वर्क है। तो हीट इंजन का यही कॉन्सेप्ट है बेटा, दिस चैम्बर इज इंपॉर्टेंट। वर्क कौन कर रहा है, ये यहाँ से हो रहा है। यहाँ पे स्टीम हो सकता है, वेपर हो सकता है, पेट्रोल डीजल्स का वेपर एयर्स के साथ मिक्स करके हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हीट इंजन। अगर हम हीट इंजन की बात करते हैं देन वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में हमने एक चीज़ समझा, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। जहाँ से इनिशियली शुरू होता है प्रोसेस वहीं पे रिटर्न बैक हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में वन कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है ज़ीरो होता है, और हीट सप्लाई टोटल जो है वर्क डन में यूज़ हो जाता है। तो एनी साइक्लिक डिवाइस बाय विच हीट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड हीट इंजन। क्लियर। साइक्लिक प्रोसेस में वन कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, हीट सप्लाई इज इक्वल टू द वर्क। Q1 हीट हम लोगों ने दिया, ये यूज हुआ कहाँ पे, Q2 प्लस W वर्क डन, और सिंक में जो हीट गया वही ना हीट गया यहाँ पे हीट सप्लाई Q1। W कितना आ गया, Q1 माइनस Q2। ओके, क्लियर हो गया। इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी हम लोग समझ गए थे बेटा, थर्मल इफिशियंसी W अपॉन Q1, Q1 इज हेयर, इट मीन द थर्मल इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन, अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, द थर्मल इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन इज द रेशियो ऑफ नेटवर्क टू द हीट सप्लाई। ये थर्मल इफिशियंसी है, ये दिस वन वी गॉट 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, दिस इज द थर्मल इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन। आई थिंक थर्मल इफिशियंसी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। रेफ्रिजरेटर को भी थोड़ा सा हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं, उसमें बहुत अधिक क्वेश्चंस नहीं आता, बस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर पूछ लेता है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा समझ लें कैसे होता है। ये भी अगेन साइक्लिक प्रोसेस पे डिपेंड है, लेकिन उसमें क्या है बेटा, जो हम लोगों ने एक ये पढ़ा था कि जो टेम्परेचर्स का फ्लो होता है कहाँ से होता है, हीट का फ्लो कहाँ से होता है बेटा, हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। यही हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जैसे वाटर का फ्लो कहाँ पे होता है, नेचुरल फ्लो फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड। सिमिलरली हीट फ्लो का डायरेक्शंस क्या है, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, नेचुरल। लेकिन अब हम यहाँ पे अननेचुरल फ्लो हीट का करने जा रहे हैं। इसका मतलब कोल्ड बॉडी से हम हॉट बॉडी की तरफ हीट को सप्लाई कर रहे हैं। इट मीन्स क्या हुआ बेटा, कुछ एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे फाउंटेन, गार्डन में जो फाउंटेन था उस पर हम वाटर का जो फाउंटेन लेते थे हम लोग बेटा, वाटर ग्राउंड से ऊपर की तरफ जो जाता था उस पर क्या था, हम एक्सटर्नल वर्क कर रहे थे, कोई मशीन या कोई मैकेनिकल वर्क कर रहे थे जिससे वाटर ग्राउंड से अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की तरफ जा रहा था। सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग है।
यहाँ पे क्या है बेटा, ये जो सिंक है वो कोई कोल्ड बॉडी है रेफ्रिजरेटर के अंदर, यहीं से हमें हीट एक्सट्रैक्ट करना है। ये बहुत टफ काम है, कैसे होगा? तो यहाँ पे क्या, वो जो कोल्ड बॉडी है देयर आर सम गैसेस, लेकिन वो गैस क्या है, एक जगह है, कहीं पे उसका वर्क नहीं है कोल्ड बॉडी का। फिर हमने क्या किया, इस चैम्बर इस और इसी इसी रेफ्रिजरेटर, यही वर्किंग हमारा ये है, ये चैम्बर क्या है, मेन वर्किंग तो यही है। अब इस चैम्बर के अंदर हम क्या करते हैं, कोल्ड बॉडी का मतलब सम जो है गैस है, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या है, गैस है जो कूल है। अब हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई, एक्सटर्नल सोर्स क्या लगा, यही ना बात आ रही थी, जब तक कोई एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल एजेंट वर्क नहीं करेगा, वाटर जो है लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड की तरफ नहीं फ्लो करेगा। सिमिलरली जब तक कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं काम करेगा, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन रेफ्रिजरेटर में हम क्या कर रहे हैं, कराने जा रहे हैं, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट सप्लाई कराने जा रहे हैं, राइट, हीट सप्लाई कराने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया एक्सटर्नल सोर्स से, उसने वर्क किया तो कोल्ड बॉडी से उसने गैस लिया, वो गैस क्या हुआ, वेपर में बन गया। आप जब रेफ्रिजरेटर खोलते हैं तो देखते नहीं है वेपर्स का रहता है, एक बादल सा क्लाउड सा होता है यहाँ पे वेपर्स का। ये वेपर्स क्या करता है, ये चूंकि वेपर्स कोल्ड होता है, क्यों, कौन वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो कर रहे हैं वो वर्क करके इसको, ये तो कोल्ड था, इसको वेपर्स में फैला रहा। अब उसमें क्या होगा, ये रेफ्रिजरेटर का चैम्बर है अंदर का, यहाँ पे सपोज हमने कोई गर्म चीज़ रख दी है, राइट, रूम टेम्परेचर पे हमारा वाटर है। अब वो रूम टेम्परेचर पे अगर वाटर है हमारा, तो ये चूंकि वो वेपर्स क्या है, कोल्ड है, चिल्ड है, ये वेपर्स क्या करेगा, उससे हीट जो है एब्जॉर्ब करेगा। वेपर्स, वो जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, वाटर से, वाटर का टेम्परेचर हाई है, उसका टेम्परेचर लो है, तो हाई टेम्परेचर से लो की तरफ जाएगा, तो हाई टेम्परेचर वाटर का है, उस गैस का जो इसमें फैला हुआ लो टेम्परेचर, तो हीट क्या होगा, फ्लो होगा। जब हीट फ्लो करेगा वाटर इस चैम्बर में, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होता चला जाएगा। अब आता है जब ये वेपर्स, ये जो गैस है, जो हीट, यहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स भी होंगे, सबके टेम्परेचर हाई थे जब हमने फ्रिज में रखा, और जब फ्रिज में रखा तो टेम्परेचर हमारे खाने पीने पदार्थ के भी हाई थे, वाटर के भी हाई थे। तो उसने क्या किया, वाटर या जो हमारे फूड सब्सटेंस है उससे हीट लिया। किसने लिया, उस कोल्ड बॉडी जो ये इलेक्ट्रिक सप्लाई होने की वजह से जो ये गैस भरा हुआ था रेफ्रिजरेटर में, इसको उसने फैलाया, वहाँ पे चिल्ड करके फैलाया उसने। और जब वो फैला दिया तो वो क्या किया, जबकि हमको पता है नेचुरल फ्लो क्या है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, तो यहाँ पे नेचुरल फ्लो हीट का हुआ, यहाँ पे नेचुरल फ्लो हीट का नहीं है बेटा, चूंकि हम इलेक्ट्रिक सप्लाई करके वर्क करके इस कोल्ड बॉडी से हमने कोल्ड हीट लिया है। क्लियर? तो ये टेम्परेचर क्या हुआ, वहाँ पे उसने लिया। अब जब यहाँ पे गैस का टेम्परेचर जब उस ये एब्जॉर्ब किया, यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ फूड से या वाटर्स के जो हाई टेम्परेचर पे, तो उसका हीट एनर्जी उसने लिया, किसने, वेपर्स ने, जो गैस फैला हुआ। अब वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसने क्या किया, बाहर फेंक दिया, कहाँ, सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर। इसलिए देखते होंगे रेफ्रिजरेटर के बाहर जो आप देखें तो जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वो फूड अंदर का जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करके बाहर करता है, तो बाहर में जो है रेफ्रिजरेटर के हीट हाई होता है, इसलिए हमको वो टेम्परेचर यहाँ पे वार्म लगता है। ओके, तो रेफ्रिजरेटर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, वर्किंग सब्सटेंस क्या होगा, यहाँ पे गैस ही है, कोई गैस, रेफ्रिजरेटर में तो गैस ही भरा रहता है। टेक हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी एंड नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट बाय एक्सटर्नल एजेंट दैट इज इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड गिव्स आउट ए लार्जर अमाउंट ऑफ हीट टू ए हॉट बॉडी। हॉट बॉडी क्या है बेटा, दैट इज ए एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर का ये फार्मूला है, heat taken from the cold body Q2 upon work need to run the refrigerator. It means heat taken from the cold body and net work done in the refrigerator is known as the coefficient of performance of refrigerator. I think बेटा ये हमारे जो हीट इंजन्स के कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गया। हम लोग कंक्लूड करते हैं आज की स्टडी को। अगर हम लोग कंक्लूड करें बेटा आज की स्टडी को, तो कंक्लूड में हम लोगों का यही समझ में आया कि हम लोगों ने
थर्मोडाइनमिक्स के जो 4 प्रिंसिपल्स लॉ हैं उसमें हम लोगों ने फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ और फोर्थ लॉ को ही हमने क्या बोल दिया था, 0th लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था बेटा इफिशियंसी के बारे में पढ़ा था। थर्मल इफिशियंसी क्या है? तो थर्मल इफिशियंसी इज नथिंग बट इट इज़ द रेशियो ऑफ नेटवर्क डन टू द हीट सप्लाई, टोटल हीट सप्लाई। तो ये हमारा थर्मल इफिशियंसी हो गया बेटा। तीसरी चीज़ जो हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं दैट इज़ अ थर्मल इक्विलिब्रियम। इफ टू बॉडी आर इन कॉन्टैक्ट देन वी कैन से that if there is no heat supply between the two body then their temperature remains same. It means अगर सेम टेम्परेचर है बॉडी का, दो बॉडी का, और वो कांटेक्ट में है तो हीट फ्लो क्या होगा? 0 होगा। ये 3 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा। हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ा। अब जो लास्ट टॉपिक हम लोगों का बचेगा बेटा ये कार्नोट इंजन है, जो हम लोग संडे को फिर हम इसको वीडियो क्लास हम लोग करेंगे। इधर 3 दिन क्लासेस हम लोगों के नहीं रहेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड आई होप दैट आप मेंटली एकदम अपने आप को इजी रखें। और एक चीज़ और बेटा लास्ट में बताऊं, सराउंडिंग्स में लोग क्या कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, पड़ोस में क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए। आपके दिमाग में बस सिर्फ एक ही होना चाहिए, मैं एलोन हूँ, मैं अकेले हूँ, मुझ में अंतर पैदा करने की क्षमता है। मैं अपनी क्षमता से ऐसा काम करूँगा जिससे मेरा परिवार, समाज और राष्ट्र निर्माण, ये तीनों चीज़ को मैं मानवीय मूल्यों के आधार पे अपने जीवन को जीवंत बनाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट।